Hello everyone, I hope you all are doing good. In this lecture of forensic anthropology, we will learn about age estimation. Age estimation is purposefully most helpful in the cases where we get unidentified bodies, be it in an archaeological site or from a crash site somewhere like that, of a fossil of not so old fossil. So in cases में it will be helpful. अब एज एस्टिमेशन का यूज़ कहाँ कहाँ पर है? In forensic anthropology, in odontology, FM, forensic medicine, and osteology. Osteology involves study of bone, ठीक है, and its component. So the method that we will cover today for the purpose of age estimation is Gustafson's method. ये method बहुत ही popular है and it was being widely used back in 1950, where most of the researchers thought कि हाँ it is the method, it is something new जो कि हेल्पफुल हो सकता है एज डिटर्मिनेशन के लिए. एंड इसका एक और सबसे बड़ी बात ये है कि इट इज़ यूज मेनली फॉर एडल्ट्स. इन द केस ऑफ एडल्ट्स समवेयर जिनकी एज 25 to 60 ईयर्स के बीच होती है. एज एस्टिमेशन है उसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है ऑफ व्हाट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल पार्ट ऑफ द सेंटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ट्रूथ. क्योंकि क्या होता है, ऐसा मानना है कि ये पोर्शन सबसे ज़्यादा वियर एंड टीयर को लेकर एक्सपोज हुआ रहता है. सो देयर आर हाई चांसेस कि देयर माइट बी सम चेंजेस दैट कुड बी ऑब्जर्व्ड. और ये ऑब्जर्वेबल चेंजेस को ही नज़र में रखते हुए दिस मैथड वाज मेड. ठीक है. यू इट इज़ यूज़फुल वाइल एग्जामिनिंग अ डेड बॉडी. हाँ, ये जो मैंने बताया था, कोई भी डेड बॉडी हो गई, कोई स्केलेटन हो गया जो कहीं भी हमें मिल गया, उन सब को अगर आपको सिर्फ टूथ के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या उसकी अप्रॉक्सीमेट एज हो सकती थी, तब ये मेथड यूज़फुल होता है. और कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कवर किए जाते हैं. दिस 6 क्राइटेरिया इन दिस टेबल इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. तो ये 6 क्राइटेरिया को कवर किया गया था गुस्टैफ्सन्स मेथड में. वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज क्राइटेरिया सेपरेटली. पहला था एट्राइडिशन. एट्राइडिशन जो था, ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है विच इज़ अफेक्टेड बाय डाइट. डाइट के हिसाब से सबके एट्राइडिशंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. ठीक है. सो इट इज़ हाईली वेरिएबल इन एवरी इंडिविजुअल. व्हाट इज़ एट्राइडिशन? एट्राइटिशन इन्वॉल्व्स वियरिंग डाउन ऑफ द ऑक्लूजल सरफेस. क्यों? मेस्टिकेशन की वजह से. पहले तो व्हाट इज़ ऑक्लूजल सरफेस? जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है टीथ का, विच इज़ स्लाइटली बम्पी, एंड इसका मेन रोल होता है इन च्यूइंग इन मेस्टिकेशन. तो दिस सरफेस ऑफन गेट कॉम्प्रोमाइज जब भी हम कुछ चीज़ खा रहे होते हैं, व्हेन वी च्यू समथिंग. इस केसेस में अपर हो चाहे लोअर टीथ, दोनों में ही बाइटिंग का मेन जॉब इसका ही होता है. सो व्हाट हैपन्स इज, अब ये मेस्टिकेशन में इन्वॉल्व है, खाने को चबाने की प्रोसेस में इन्वॉल्व है. सो इट विल गेट कॉम्प्रोमाइज इन्वॉल्विंग somewhat degradation of enamel, then dentine, followed by pulp. सो जितना ज़्यादा मेस्टिकेशन हुआ होगा उतना ज़्यादा ही ये सरफेस वियर डाउन हुआ होगा. दिस कैन बी यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ एज एस्टिमेशन एज वेल. इन केस ऑफ ओल्डर पीपल ये थोड़ा ज़्यादा वियर डाउन हुआ होगा. इन केस ऑफ यंगस्टर्स ये उतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ होगा. ओके, दिस वॉज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. देन पेरीओडोंटोसिस. इस केस में क्या होता है, जो टूथ होता है ना, उसका नेक पोर्शन और जो भी रूट के पार्ट्स हैं, इट ऑफन गेट एक्सपोज्ड, क्योंकि गम कहीं ना कहीं लूज़ हो गए रहते हैं. अगेन इट विल बी मोर प्रोमिनेंट इन केस ऑफ ओल्ड पीपल. उनके गम बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए रहते हैं, गम की मार्जिन थोड़ी थोड़ी सी ओपन हो रही होती हैं, जिसकी वजह से जो टूथ के बाकी के पोर्शंस हो गए वो कहीं ना कहीं दे विल गेट एक्सपोज्ड. अगला टर्म है सेकेंडरी डेंटाइन. अब इसमें क्या होता है, जो हमारी डेंटल पल्प की कैविटी होती है ना, उसका साइज़ धीरे 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 डिक्रीज़ होने लगता है. क्यों? क्योंकि इट स्टार्ट गेटिंग इनफिल्ड प्रोग्रेसिवली. बार बार उसमें फिलिंग्स होने लग जाती हैं. ठीक है. एक ऐसा टाइम भी आ सकता है जब आपका पूरा वो कैविटी जो है वैनिश हो जाए और क्या बचेगा, सिर्फ फीलिंग्स ही फीलिंग्स. ओके. इसके बाद सीमेंटम अपोजिशन अगला टर्म आता है. सीमेंटम जो रहेगा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि सीमेंटम क्या होता है. तो ये एक हार्ड बोन लाइक टिश्यू है. ठीक है. जो कि हमारे रूट को कवर करता है, दांतों के रूट को कवर करता है. अब
क्या होता है, ये ही जो सीमेंटम है उसकी थिकनेस बढ़ने लग जाती है। कहाँ पे, रूट को कवर करा तो रूट के पोर्शन पे ही बढ़ेगी, ऑब्वियस है ना। टूथ का पोजीशन बदला, ये वो रीज़न की वजह से उसका कहीं ना कहीं थिकनेस बढ़ता चला जाता है। एंड देयर विल बी दी कंटिन्यूस डिपोजिशन ऑफ सीमेंटम थ्रू आउट द लाइफ। अब इसमें क्या होगा, कुछ इंक्रीमेंटल लाइन्स हमें देखने को मिल जाएंगे। दिस इज़ नथिंग बट सीमेंटम अपोजिशन। फिर आता है रूट रीजॉर्प्शन। अगेन यहाँ पे भी रूट से रिलेटेड कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सीमेंटम और डेंटाइन। अभी हमने सीमेंटम की बात की, ठीक है, इसके साथ साथ डेंटाइन भी यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा। यहाँ पे जो टूथ रहेगा उसके कुछ कुछ टिश्यूज, ये दो इंपॉर्टेंट टिश्यूज सीमेंटम और डेंटाइन, अपनी एक्टिविटी को लूज़ करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे करके। इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है ना। और ये अगर अपनी एक्टिविटी को लूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, टीथ का लॉस होना शुरू हो जाएगा। एपेक्स से स्टार्ट होता है, ऊपर चलता चला जाता है। फिर लास्ट क्राइटेरिया है रूट ट्रांसपेरेंसी। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एंड एफएमटीज एंड नीट पीजीज कि विच इज़ द मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया ऑफ गुस्टैफसन्स मेथड। तो उसका आंसर है रूट ट्रांसपेरेंसी। अब इसका रीज़न भी ये है कि ये उतना ज़्यादा पैथोलॉजिकल कंडीशन से इफेक्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं बाकी के जो और क्राइटेरियाज हमने पढ़े, अब 5 क्राइटेरियाज, दे गेट अफेक्टेड, सम ऑफ देम गेट अफेक्टेड बाय पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। और वहीं पे ये क्राइटेरिया जो है वो विजिबल होना स्टार्ट होता है 30 की एज से। अब रूट ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, क्यों होती है, ये सब एक बार लेट अस हैव अ लुक एट इट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो अपने डेंटाइन ट्यूब्यूल्स होते हैं ना दांतों के, वो मिनरल से फिल होने शुरू हो जाते हैं। अब इससे क्या होगा, डेंटाइन ट्यूब्यूल्स फिल हुए, मिनरल्स भरा उसमें, आपका जो डेंटाइन है वो ट्रांसपेरेंट दिखना शुरू हो जाता है। ओके, इस पैराग्राफ में ये लोकेशन की बात की है कि कहाँ से शुरू होता है, अपर जॉ के केस में, लोअर जॉ के केस में। पॉइंट वेरी वेरी क्लियर, फ्रॉम बिलो अपवर्ड एंड अबव डाउनवर्ड। ठीक है, this is what the Gustafson's method is, and these are the common criteria that was used by Gustafson back then and used by people nowadays as well maybe, in order to know कि क्या है जो भी डेड बॉडी, अनआइडेंटिफाइड बॉडी है, उनकी एज, एक रफ एस्टिमेशन देने को ये यूज़ हो सकता था। तो दिस इज फॉर द डे, एंड डू फॉलो अवर प्लेलिस्ट दैट इज़ सोली बेस्ड ऑन फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि गुस्टैफसन मेथड जो है ये बहुत ही वाइडली यूज़ होता है फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी केसेस को सॉल्व करने में।